अभी 69 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें मैंने रैंक 16 हासिल किया है डीवाईएसपी रैंक में। सो ये है मेरा छोटा सा रूम, मेरे बुक्स जो जनरली टेबल पे पड़े रहते हैं ज़्यादा। एंड मैंने अपने वॉल पे मेरे आइडल पर्सन का एक वॉलपेपर लगा रखा है, स्वामी विवेकानंद का। काफ़ी आपने असफलताओं का सामना किया एक प्रकार से, बट आपका ये फर्स्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला और आप फाइनल इंटरव्यू तक गए। ये बात आपकी सही है कि जब टाइम टू टाइम बैक टू बैक फेलियर्स देखने को मिलता है, वो भी फर्स्ट स्टेज जो प्रीलिम्स, जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, तो काफ़ी एक आप पे सेल्फ डाउट आ जाता है। जैसे कि यूपीएससी और बीपीएससी में दोनों में ही सी सेट है कहीं ना कहीं, तो सी सेट को लेकर मैं जनरली सुनता हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ कि मेरा सी सेट की वजह से नहीं हुआ। सिर्फ क्वालिफाइंग ही नहीं, अभी के टाइम पे सीसेट बहुत क्रूशियल हो गया। लास्ट 2-3 इयर्स जो मैंने खुद एग्जाम दिया है, यूपीएससी जनरली ऐसा पैटर्न रहता है कि आपका 10 क्वेश्चन लगातार हिस्ट्री करेगा, फिर 10 आपका इकोनॉमिक्स करेगा, फिर वापस 5-6 हिस्ट्री के दे देंगे वो, तो आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन। तो आप उस तरह से करें, वैसे क्या होगा ना, पेपर आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, टाइम की बचत होगी। आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं नवनीत आनंद सर, जिनका अभी हाल ही में जो बीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें 16 रैंक के साथ डीवाईएसपी के लिए सिलेक्शन हुआ है। और ये दिल्ली में रहकर अपनी प्रिपरेशन करते थे पटेल नगर में, और इन्होंने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है। सो आज हम इनसे इनकी स्ट्रैटेजी और जर्नी जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी सक्सेस को अचीव किया। सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपको 16 रैंक के साथ डीएसपी का पोस्ट मिला। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ओके, सो आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। मेरा एजुकेशन, जो मेरा फॉर्मल एजुकेशन है 12th तक का, वो मैंने अपने होम टाउन से किया। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ओके, सो कितना टाइम हो गया आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हुए? ओवरऑल मुझे 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं सिविल सर्विसेज के लिए। हाँ, ओके, जनरली एक सिविल सर्विसेज में आने का एक वो होता है कि हमें देश के लिए काम करना है, तो एग्जैक्टली आपका क्या मोटो था यूपीएससी की प्रिपरेशन में आने का? क्योंकि हर किसी का एक क्या होता है, गोल होता है या फिर पैशन होता है कि हमें ये काम करना है, बट कई बार पैशन के अलावा भी चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं। देखिए, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत पर्सनल होता है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। अल्टीमेट गोल तो हमेशा सोशल सर्विस ही होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि बचपन से मेरे अम्मा पापा ने एक बताया, एक इमेज बना मेरे दिमाग में कि एक आईएएस ऑफिसर जो होता है वो बहुत अच्छे काम करता है, समाज में उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। ये एक मेरा बचपन का मोटिवेशन था। टाइम के साथ जब मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसे और क्लोजली जाना कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी एज अ सिविल सर्वेंट या एज एन आईएएस ऑफिसर, वो बहुत इमेंस है मुझे चेंजेस लाने के लिए या चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अकेला तो मैं चेंज नहीं ला सकता, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन सकता हूँ। राइट। सो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो कैसे स्टार्ट करी थी? क्या कोचिंग ली थी और कब कॉलेज के साथ में स्टार्ट किया था या फिर स्कूल टाइम से भी पढ़ना स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने कॉलेज के टाइम पे सिर्फ कॉलेज पे फोकस किया था। राइट आफ्टर कॉलेज मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स के होते हैं वो लगाए थे, मार्केट से लिए थे, कुछ सब्सक्रिप्शन भी लिए थे, तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। कुछ एक आध अटैम्प्ट्स के बाद जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा था, फिर मैंने कुछ हेल्प लिए थे 1-2 इंस्टीट्यूट से जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज होते हैं उनके लिए। ओके, हाँ। सो आपने यूपीएससी भी दिया है, तो पहले ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल तो बीपीएससी में भी है अभी, हालांकि कंपलसरी है, तो ऑप्शनल क्या रखा था आपने? मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, और बीपीएससी में भी सेम ऑप्शन था। ओके, सो ये ग्रेजुएशन में था इसलिए आपने लिया? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में है। जस्ट मैंने वो एक स्ट्रेटजिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उस सब्जेक्ट को चूज़ किया था। ओके, सो जैसे आपने 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे और आपने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा अटेम्प्ट आपने दिया है और क्या रिजल्ट रहे हैं? यूपीएससी में मैंने अभी तक 5 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें मेरा एक प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, उसी में मैंने मेंस भी दिया, उसी में इंटरव्यू भी दिया। बाकी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। फिर मैंने पीसीएस की तरफ ध्यान दिया, और बीपीएससी में मेरा ये पहला मेंस पहला इंटरव्यू था, जिसमें अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ये बीपीएससी का आपका थर्ड अटेम्प्ट? बीपीएससी का मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। हाँ। ओके, सो काफ़ी आपने असफलताओं का सामना किया एक प्रकार से, ऑल्दो आपका जैसे आपने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया तो एक लगता है कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, बट आपका ये फर्स्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला और आप फाइनल इंटरव्यू तक गए, और बीपीएससी में यही हुआ। बाकी अटेम्प्ट्स में आपने काफ़ी असफलता ही देखी कि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो वो एक स्ट्रेस या फिर कह सकते हैं सेल्फ डाउट वाली भी चीज़ें हो जाती हैं कई बार, और कई बार साथ वाले या फिर ऐसे फैमिली का भी प्रेशर रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे डील किया और कैसे ये सारी चीज़ें आपके सामने आई?
ये बात आपकी सही है कि जब टाइम टू टाइम बैक टू बैक फेलियर्स देखने को मिलता है, वो भी फर्स्ट स्टेज जो प्रीलिम्स, जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, तो काफ़ी एक आप पे सेल्फ डाउट आ जाता है। लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट था इस मामले में कि मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा बैकअप दिया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर्स ने, जिनका बहुत बड़ा रोल है, और मेरे एक स्पेशल फ्रेंड्स ने, उन लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। तो फिर वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, ताकि मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस बना के उन चीज़ों को सही कर सकूं जो मैंने गलत किया लास्ट टाइम पे। तो इस तरह मैंने उसको करेक्ट किया और क्लियर किया। सो जनरली जैसे आपने बताया कि आपने यूपीएससी की मेन तैयारी कर रहे थे, तो जनरली स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 50 to 70% वो ही होते हैं स्टेट पीसेस वाले जो कि यूपीएससी का कर रहे होते हैं। जब यूपीएससी में नहीं होता तो वीपीएससी या फिर अपने जो भी स्टेट पीसेस हैं उनका ट्राई करते हैं। सो आपने कैसे किया था बीपीएससी और यूपीएससी? जैसे आपने बताया कि जब आपका यूपीएससी में नहीं हुआ तब आपने बीपीएससी की तरफ रुख किया, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ आपने पढ़ा, कैसे करा? तो उसको थोड़ा सा बताएं, स्ट्रेटजी को थोड़ा डिटेल में करते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो जो बेसिक कंटेक्स्ट है इस चीज़ का कि मैंने पहले यूपीएससी किया, फिर बीपीएससी की तरफ आया। जब मेरा यूपीएससी में मुझे लगा कि अब बहुत अटेम्प्ट्स हो गया है, मुझे थोड़ा सिक्योर करना चाहिए। लेकिन मैं अभी अगर देखूँ अभी के कंटेक्स्ट में, तो ये एक बहुत स्मार्ट वे होगा कि आप दोनों के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज़ कम है, हर किसी को वो जॉब चाहिए होता है। तो अगर प्रिपरेशन करने की बात करूँ तो सब्जेक्ट्स वही पढ़ने होते हैं, तो आप होलिस्टिकली प्रिपेयर करो, दोनों को अलग अलग लेके एक साथ प्रिपेयर मत करो। आप बेसिक्स तो पढ़ोगे ना, अगर किसी चीज़ का बेसिक जो आपका फैक्ट्स है, या बेसिक आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी है, उनका बेसिक्स पढ़ोगे। जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की बात आती है कि आप कैसे यूपीएससी और बीपीएससी में डिफ्रेंशिएट करोगे, वो उनके पीवाईक्यूज से होता है। आप उनके क्वेश्चंस देखो कि उनका क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो आप समझ लो कि अगर आप खाना बनाते हो तो सेम मटेरियल यूज़ करते हो, लेकिन अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो थोड़ा डिफरेंट आप उसमें तड़का लगाओगे, राइट? तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, आपको पढ़ना सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट सेम चीज़ों का होना चाहिए। जब आप यूपीएससी दे रहे हो तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड, उसके क्वेश्चन के तरीके, उसका मार्किंग पैटर्न, उसका किस तरह का मतलब पैटर्न रहा है, उसको देख के करोगे। जब बीपीएससी पे आओगे तो आप बीपीएससी को देख के करोगे। ये एक स्मार्ट वे है आपको दोनों को प्रिपेयर करने का, अगर ओवरऑल बात करें तो। ओके, सो अब हम थोड़ा स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सो स्ट्रेटजी में ऐसे होता है कि हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड पहले ज़्यादा जान रहे हैं, उसके रिसोर्सेज, और वो प्री और मेंस ज़्यादा बुक्स होती हैं, मेंस में भी काम आ जाती हैं, सिलेबस सब्जेक्ट्स हैं जो। लेकिन जैसे स्टार्ट करते हैं तो जब तैयारी, जैसे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पीवाईक्यू देखनी चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, तो ये कैसे स्टार्ट करना चाहिए आगे की अपनी तैयारी को? ओके, यूजुअली क्या होता है, हम जब भी तैयारी करते हैं या जो भी स्टूडेंट करता है, वो यूजुअली 1 साल का वो प्रिपरेशन का फेज़ लेके चलता है। तो मैं सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस का अलग से तैयारी नहीं होता है। आप उस 1 साल को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पहले 1-2 महीने आप सिर्फ एनसीईआरटी से वाकिफ़ हो सकते हैं कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें आर्ट्स का, सोशल साइंस का उतना कंटेक्स्ट नहीं पता होता है। तो पहले आप अपने आप को उस सिलेबस से अपने आप को एक फैमिलियराइज करो कि क्या चल रहा है, कि मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या नहीं है। उसके साथ साथ आप बस पीवाईक्यूज देखो एक बार, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देन आप मेंस के सिलेबस को देखो और मेंस के सिलेबस को प्रिपेयर करो। और ऑप्शनल जो होता है वो साथ में, वो ऑप्शनल के आप अलग से प्रिपरेशन करते हैं। तो आप जब इतना प्रिपेयर करोगे ना, ऑलमोस्ट आपका एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 6 to 7 मंथ्स पास हो जाते हैं। उसके बाद जब आपने इतना पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, तो आपके पास इतना नॉलेज बेस होता है कि अब आप उस पर बिल्डअप कर सकते हैं। तो तब आप उठाएंगे प्रीलिम्स का पीवाईक्यूज, अब फिर पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू करेंगे। वहाँ से प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाती है। वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्विंग, आप डिफरेंट जो उसका इन्फॉर्मेशन है उसको आप कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, वहाँ पे वो यूज़ होगा। तो अभी पहले बेसिक्स पढ़ने हैं, आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, जिसके लिए एनसीईआरटी बहुत बड़ा बेस है। उसके बाद आप हेल्प बुक्स और कोचिंग के मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। और आप न्यूज़पेपर रीडिंग तो उसके लिए कुछ कहना नहीं, वो डेली का, मतलब वो आप जैसे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, वैसे आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें। तो और जब आपका बेस पूरा बन गया है, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता है, एटलीस्ट यू हैव सुपरफिशियल एटलीस्ट नॉलेज कि हाँ आपको पता है कि क्या होता है, देन आप डीप जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि अभी का डिमांड यूपीएससी का और धीरे धीरे बीपीएससी का भी डिमांड बहुत डिफरेंट हो रहा है। तो आप अब ऊपर से पढ़ के या आप पीवाईक्यूज को कम्प्लीटली पे रिलाई करके नहीं जा सकते हैं। आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि अच्छा इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ यूपीएससी इसमें घुमा सकता है, कुछ इसमें अप्लाइड नॉलेज लगाया जा सकता है या नहीं।
इस तरह का आपको प्रिपरेशन करना होगा। ओके, सो जैसे आपने सारी चीज़ें बताई प्रीलिम्स को लेकर, आपने बताया कि मॉक टेस्ट भी लगाने चाहिए और जो PYQ हैं उनको ऐसे अप्रोच करना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब देने जाते हैं, आपने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे 5 तो आपने UPSC के दे दिए, 3 इसके दे दिए, टोटल अगर हम देखें तो 8 आप प्रीलिम्स दे चुके हैं। तो जब एग्ज़ाम में जाते हैं या फिर एग्ज़ाम के मैं पहले 2-3 महीने की बात करूँ तो वो क्या एक अलग स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके से उसका रिवीजन होता है स्पेस अगर हम बात करें प्रीलिम्स ओरिएंटेड? स्पेसिफिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपने एक्चुअली आपने जो पूछा उसमें ही उसका आंसर है। रिवीजन जो है वही लास्ट 2-3 मंथ्स का किया है। अगर आपका लास्ट 2-3 मंथ्स में भी आप अगर कुछ नया पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली या तो आप पीछे हैं, नहीं तो आप गलत रास्ते पे हैं। ओके, सो 2-3 मंथ पहले नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वही जाओ। हाँ, जो आपने पढ़ा है वो बहुत वास्ट होता है। आप समझो कि आपको ओवरऑल कम से कम 6-7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अपार्ट फ्रॉम करेंट अफेयर्स, और वो आपको बहुत पढ़ना है। तो अगर आप उससे में कुछ नया पढ़ रहे हैं तो लास्ट के 1 महीने में वो रिवाइज करना बहुत बड़ा टास्क है, जो आप फेल करेंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, जो मेरे साथ बहुत होता था। तो मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली अपने साथ देखा है कि मैं लास्ट के 2-3 मंथ्स में रिवीजन नहीं कर पाता था, मैं बहुत लास्ट में जाकर रिवीजन स्टार्ट करता था, जिसकी वजह से मेरा हमेशा प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस निगेटिव्स हो जाते थे और मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट आता था। तो मैं कहूँगा कि लास्ट का 2-3 मंथ्स जो है ना, वो आपने जो बोला वो कंप्लीट रिवीजन पे जाना चाहिए। आपने जो पढ़ा है आपको उसको मास्टरी करो आप। ओके, जो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, चलो इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ और पूछ ले रहा हूँ, जो करंट अफेयर्स है, अब 2-3 महीने पहले अगर कोई नया नहीं पढ़ना चाहता, बट करंट अफेयर्स तो मे बी कि एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले तक भी नया हो सकता है, तो क्या लगता है कि करंट अफेयर्स का जैसे जनरली बताते हैं कि 1 से 1.5 साल का तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे पढ़ना चाहिए, बट अगर मैं ड्यूरेशन पूछूं जो ये लास्ट 3-4 महीने, तो उस वाले में कितने महीने पहले छोड़ देना चाहिए करंट अफेयर्स? मैं यूजुअली 20 दिन पहले का छोड़ देता था। और मैंने इसको इसलिए मेंशन नहीं किया कि करंट अफेयर्स है तो वो तो यूजुअली चलता ही रहेगा। तो बट 20 दिन पहले का छोड़ देता था, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं जैसा देखा गया है। ओके, जैसे जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक अलग अप्रोच स्टूडेंट फॉलो करते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS। तो कुछ लोग GS, इंग्लिश ऐसे जो होते हैं ना कि देख के टिक मार देंगे, बट अगर हम UPSC और BPSC ऑल्दो सेम ही माने जाते हैं, UPSC और स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन से क्वेश्चन को आप पहले टारगेट करना चाहते हैं, या फिर स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन आपने रीड करना स्टार्ट किया, एंड तक करते जाते हैं और जो सॉल्व हुआ करते चले जाते हैं, कैसे करते हैं? ओके, ये सारे स्टूडेंट का अपना अपना एक तरीका होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने तरीके को खुद पहचानें। मैं जो करता था, मेरा जैसे मैंने पेपर अगर पलटा और शुरुआत में मुझे 2-3 क्वेश्चन लग रहे हैं कि टफ है, तो मैं 2-3 पेज पलट लेता था। तो मुझे हमेशा हर सेट में अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। किसी में हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, किसी में पॉलिटी से स्टार्ट होता है। तो मेरा अगर पॉलिटी या साइंस टेक से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन होता था तो वो मेरे लिए एज होता था, क्योंकि मेरा वो पोर्सन हमेशा से रिलेटिवली स्ट्रांग रहा है। मैं उसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, ये ज़्यादा बेटर कहना होगा। तो मैं यही कहूँगा किसी भी स्टूडेंट को अगर सेफ साइड लेना है, एक तो पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें कि आप किस में कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सेफ साइड ले सकते हैं। तो सेफ साइड ये है कि आप पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें, और अगर जहाँ से जो पोर्सन आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल लगता है कि नहीं इसमें मैं 20 क्वेश्चन में आराम से 15 क्वेश्चन तो कर सकता हूँ, चाहे मुझे थोड़ा बहुत कम भी आता हो, आप ढूंढें उन क्वेश्चन को। UPSC जनरली ऐसा पैटर्न रहता है कि आपका 10 क्वेश्चन लगातार हिस्ट्री करेगा, फिर 10 आपका इकोनॉमिक्स करेगा, फिर वापस 5-6 हिस्ट्री के दे देंगे वो, तो आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन। तो आप उस तरह से करें। वैसे क्या होगा ना, पेपर आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, टाइम की बचत होगी आपकी। जैसे कि UPSC और BPSC में दोनों में ही CSAT है कहीं ना कहीं, तो CSAT को लेकर मैं जनरली सुनता हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ कि मेरा CSAT के वजह से नहीं हुआ। अब पता नहीं CSAT के वजह से नहीं हुआ या फिर GS के वजह से, या फिर CSAT को लोग हल्के में लेते हैं जनरली। तो CSAT को लेकर कम से कम टाइम में कैसे मैक्सिमम आउटकम निकाला जा सके, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। हाँ, सिर्फ क्वालिफाइंग ही नहीं, अभी के टाइम पे CSAT बहुत क्रूशियल हो गया। लास्ट 2-3 इयर्स जो मैंने खुद एग्जाम दिया है, फॉर्चुनेटली मेरा हर साल CSAT क्लियर हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि CSAT में कम से कम टाइम देने वाला अप्रोच जो कुछ बच्चे पहले रखते थे, जो जनरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं या मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस से, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि ठीक है मैथ्स से हो जाएगा, बट जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है बहुत डिफरेंट है। मेरा ये कहना होगा कि जो CSAT है आप उसमें प्रैक्टिस करें और टाइम दे सफिशिएंट। जितना आप GS को देते हैं ना, एटलीस्ट उसका 1/3 टाइम तो CSAT को जरूर दें, क्योंकि आपको वो क्वालिफाई करना है और UPSC उसको चैलेंजिंग बना रही है, ताकि आप थोड़ा सा उसमें शॉर्टकट लेके ना निकले। तो उसके लिए मेरा एक ही फॉर्मूला है, बहुत क्वेश्चन है UPSC के ही
पिटारे में आपका 10 ईयर का PYQs, अब तो और भी ज़्यादा PYQs हो जाएगा। 2014 14 से आ रहा है ना, तो 12 से आ रहा है, शायद 12 से आ रहा है, तो आपका काफ़ी PYQs हो जाता है। तो आप वो PYQ को सॉल्व करें, आपको एक ट्रेंड दिखेगा। यूपीएससी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करती है। मैं क्या करता था कि जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ हो सकता है एडिशनल क्वेश्चन हो। मैं यूट्यूब पे जस्ट नंबर सिस्टम्स करके सर्च करता था। बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्स की, जैसे एसएससी की, बैंकिंग की, उनके वीडियोस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे फ्री में होते हैं अवेलेबल। मैं उनको एक बार देख लेता था, उसमें जो क्वेश्चंस करा रहे हैं मैं उनको कर लेता था। तो ऐसे में क्या होता है ना, आप और भी प्रिपेयर्ड होते हैं कि यूपीएससी अगर कुछ बाउंसर भी फेंकती है तो आप रेडी हो उसको प्ले करने के लिए। राइट, ओके। सो हम मेंस की बात करते हैं, थोड़ा मेंस के बारे में बताइए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज मेंस ही है और मेंस में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना भी पड़ता है। मेंस सही बात है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट, एक्चुअली वो रैंक एंड रिजल्ट डिसाइडिंग है। और मेंस का एक्चुअली मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला की मेंस का है आपका प्रेजेंटेशन। आपका नॉलेज कितना है नहीं है वो वहाँ एग्जाम में मैटर नहीं करता। आपको 3 घंटे में जब लिखना होता है तो आपका सिर्फ सबकॉन्शियस ब्रेन और आपका हाथ वर्क करता है। आप सोच नहीं पाओगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप सोच नहीं पाओगे कि मैं क्या सोच के लिखूं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके क्वेश्चंस छूटेंगे। तो मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन आपका डेवलप होगा आपके आंसर राइटिंग से। मे बी आपका आंसर राइटिंग मतलब आपका जो स्किल है वो अच्छा नहीं हो। शुरू से होता है ना, बचपन में कुछ लोगों को ज़्यादा आदत होती है, किसी को नहीं होती है। किसी का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का रिटेन अच्छा होता है। मेरा रिटेन अच्छा था, ऑब्जेक्टिव पोर्शन थोड़ा सा मेरा वीक कर रहा है। तो मुझे उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि मेरा नेचुरल स्किल था, मैंने उसको बस होन किया। और बट मैं कहूँगा कि ये डिसाइड नहीं करता है। अगर आपका स्किल नहीं है, आपको लगता है कि थोड़ा सा आप वीक हो, आप कर सकते हो। जस्ट प्रैक्टिस। क्या करना है, आपको सिलेबस उठाना है। सिलेबस बहुत प्रिसाइज है यूपीएससी का, और आपका पॉइंट बाई पॉइंट आप उस सिलेबस को, आप बहुत सारे मटेरियल से आजकल अवेलेबल है, आप उसका नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। देन आप पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। आप लिखिए, आप डेली 2 ही क्वेश्चन लिखिए। आपको हो सकता है एक क्वेश्चन लिखने में 20 मिनट लगे, वो धीरे धीरे एक क्वेश्चन का टाइम घटते घटते 20 मिनट से 7 मिनट पे भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि बहुत चाहिए। तो आपका प्रेजेंटेशन, आपकी आंसर राइटिंग स्किल, आपका प्रैक्टिस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तीनों से आप एग्जाम निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए, देन आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो होगा वैल्यूएशन। जैसे आप कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, आप कुछ डेटा है, आप कुछ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एथिक्स में अगर आप बहुत सारी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं, आप उसकी नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। आसपास की चीज़ें हम बहुत देखते हैं, बड़े लोगों से, घर में दादाजी पापा, इन लोगों से बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं ना, क्या दुनिया में अच्छा है नहीं है, कैसा इंसान को होना चाहिए, ये सब चीज़ एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेंस में बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर डिफरेंट रखना है वहाँ पे। ओके, सो आंसर राइटिंग के आपने बताया, आपने काफ़ी अच्छे से बताया। अच्छा, मेंस के लिए एक होता है ना कि मेंस का जो बीच का टाइम होता है, जो 2-3 महीने का मिलता है प्रीलिम्स के बाद, तो उस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज किया और कैसे मतलब रिवीजन किया, और जो नोट्स बनाए हुए थे आपने, सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, उनसे कैसे रिवीजन किया? मैंने कुछ टॉपिक के सेल्फ नोट्स बनाए थे, कुछ टॉपिक के रेडीमेड थे। ऑल्दो लास्टली जब रिवीजन फेज़ में पहुंचा, लाइक मेंस से 1 महीने पहले, तो वो भी शॉर्ट नोट्स बन गए। तो मेंस के लिए आपने जो ये नोट्स की बात करी ना, ये इस पे मैं लास्ट में बोलना भूल गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जो मैंने काउंट कराया उसमें नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जस्ट लगातार एग्जाम होता है। आज 2 पेपर, आज 1 पेपर ऐसे का हुआ, कल 2 पेपर, फिर 2 पेपर, फिर उसके बाद गैप, फिर ऑप्शनल पेपर। तो बहुत हेक्टिक होता है एग्जाम। तो आपको उतना रिवाइज करना ना पॉसिबल नहीं होगा अगर आपके नोट्स खुद के नहीं होंगे और आपके नोट्स अगर शॉर्ट नहीं होंगे। तो ये नोट्स का हो गया। बाकी आपने टाइम यूटिलाइजेशन की जो बात करी कि कैसे टाइम यूटिलाइज किया, तो कुछ टॉपिक के मेरे नोट्स बने हुए थे, कुछ मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से सॉर्ट कर लिया था, और कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे प्रीलिम्स से पहले, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका इन्वायरमेंट वाला टॉपिक हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। इन सबको मैंने ना मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर लिया, क्योंकि छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं। राइट, जैसे आपने बताया कि ये जो कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं, वो आप जनरली स्टूडेंट्स तो हेल्प लेते ही हैं, और मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि कौन सा मटेरियल फेमस है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि काफ़ी हेल्प रहता है, आप खुद से सारे नोट्स नहीं बना सकते हो। तो हाँ, तो ये आप मतलब आप क्या है ना, खुद से नोट्स बनाओगे ना, तो एक तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होगे और आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है। मतलब बेटर है ना कि अगर आपको वो टाइम कहीं और यूटिलाइज करो, आप थोड़ा उतनी देर में आप आंसर राइटिंग करो, आप थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, क्वेश्चन लिख के, आपको अगर नहीं मन है लिखने का तो आप बैठो और सोचो बस
कि ठीक है इस पे मैं 10-15 पॉइंट क्या जनरेट कर सकता हूँ इस टॉपिक पे। तो ये सब आपको ज़्यादा फायदा करेगा, डिस्पाइट कि आप अब बैठ गए अब करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हो। तो नो डाउट वो एक आपका वैल्यू एडिशन है, लेकिन कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ये भी देखना एग्जाम में बहुत जरूरत है, आपको एग्जाम निकालना है। राइट। जो आपका PSIR है उसका काफ़ी ओवरलैप है GS सब्जेक्ट से, तो वो किस प्रकार से आपको सक्सेस में हेल्प किया? देखिए PSIR क्या है ना कि मैंने सिर्फ ऑप्शनल के लिए पढ़ा नहीं, वो पढ़ते पढ़ते मुझे उस सब्जेक्ट से भी बहुत लगाव हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको इतने आइडियाज़ मिलते हैं उस सब्जेक्ट के टॉपिक से कि आप उस आइडियाज़ को ऑलमोस्ट आप GS 1 2 3 4 मतलब 4 में और ऐसे में तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हो एथिक्स में, और 1 में भी पोर्शन है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, आप हिस्ट्री में भी तो कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, 2 में तो कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़, मैंने बहुत अच्छा यूज़ किया। ओके। सो अच्छा, मैं टाइम टेबल और पूछता हूँ आपसे। ड्यूरिंग आपका 5 ईयर जो जर्नी रही है, आपने टाइम टेबल क्या बनाया? क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी करी है, कोचिंग ली नहीं। ऑल दो छोटे मोटे जैसे टेस्ट सीरीज करना वो कोचिंग नहीं माना जाता, वो हर स्टूडेंट का है, राइट। ऑप्शनल का नहीं लिया, राइट। हाँ, ऑप्शनल का मैंने रिसेंटली कोर्स लिया था, बट बाकी किसी का फाउंडेशन नहीं लिया। ऑप्शनल का मैंने लिया जब मेरा नहीं हुआ था UPSC क्लियर तब। ओके। सो ये बताइए टाइम शेड्यूल का। हाँ, तो टाइम शेड्यूल का ऐसा है कि मतलब अगर आप डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छी बात है, एंड मैंने भी अब ओवर द टाइम बहुत ट्राई किया डिसिप्लिन होने का, और डेफिनेटली बहुत फील्ड में डिसिप्लिन हुआ तो मुझे अच्छा इसका एक आउटपुट मिला। बट अगर आपको मान लो कि आप उन लोगों में आते हैं जो टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आपका जॉब चल रहा हो सकता है आपके कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टारगेट करो कि मुझे आज इंटरनल सिक्योरिटी का या मुझे आज गवर्नेंस का ये फलाना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है एट एनी कॉस्ट। आप उस टारगेट बेस्ड करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये केस टू केस हो गया, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो वेल एंड गुड। आप कम से कम 10 आवर्स का आप रखो डेली, ठीक है, कम से कम 10 आवर्स रखना पड़ेगा, मतलब इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप इतना नहीं पढ़ेंगे तो आप ऑलरेडी रेस से पीछे हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे PCS वगैरह में होता है थोड़ा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एज मिलता है, तो आपको लगा कि कोई हिंदी इंग्लिश का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है PCS में स्पेशली? एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया नहीं है, तो मेरे पास इसके लिए कहने के लिए कुछ सॉलिड नहीं है। बट जितना रिजल्ट देखता हूँ और वो जितने लोगों से बस कुछ बात किया है, मुझे लगा नहीं कि ये मीडियम को कुछ फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट BPSC में मैंने हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दिया है। हाँ, इंग्लिश था मेरा मीडियम होल थ्रू एग्जामिनेशन मेंस, बट मैंने हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दिया है। ओके, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? जब मेरा फर्स्ट लास्ट ईयर में जब मैंने 2023 में इंटरव्यू दिया था UPSC का, तो उस इंटरव्यू में मुझे काफ़ी मेरे जीजा जी ने हेल्प किया था, वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। तो उन्होंने काफ़ी मुझे पॉइंट्स दिए थे, काफ़ी मुझे इंसाइट्स दिए थे कि एक कैंडिडेट को कैसा होना चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके बाद मैंने मॉक्स अटेंड किए, और उस मॉक से कोचिंग के बहुत सारे मटेरियल मिले, इसमें क्वेश्चनर होते थे कि आपके पर्सनैलिटीज़ से, आपके हॉबीज़ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, ये सब। तो इनके थ्रू प्रैक्टिस करते करते मॉक में बैठते बैठते वो एक समझ में आ गया कि आपको मतलब एज अभी तक तो आप पढ़ रहे थे ना, नॉलेज था, आपका टेस्ट था, मेंस निकल गया, अब आपको एज अ सिविल सर्वेंट बिहेव करना है, वो आपको अपने अंदर वो आत्मसात करना पड़ता है। तो वो आपको प्रैक्टिस मॉक के थ्रू ही होगा। आप बैठ के आप किसी से बात भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मॉक के थ्रू ही सीखें। तो इस ऐसे मैंने किया UPSC का। जब BPSC के लिए आया तो BPSC में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि फंडामेंटल्स मैंने जो थे वो मैंने UPSC के टाइम पे कर लिए थे और लास्ट ईयर ही किया था, तो एक फ्रेश मेमोरी भी था। लेकिन BPSC में एक डिमांड बहुत डिफरेंट है, आपका टाइमिंग कम होता है BPSC के इंटरव्यू का, वहाँ आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि अपने आप को आप एक एज अ राइट कैंडिडेट पुट ऑन करें। तो मैंने कुछ मॉक्स लिए थे, जिसमें मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा धनंजय IAS, जो धनंजय सर का है। तो धनंजय सर के मॉक में गया था, और सुबह सुबह मेरा फर्स्ट मॉक था सर के साथ, एंड मेरे लिए इट वेंट वेरी बैड, क्योंकि मतलब ऐसा था कि बहुत सारा पॉइंट्स में मैं गलत था, कैसे मतलब कहाँ पे किस तरह रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आप जब स्टेट स्पेसिफिक आते हैं तो बहुत सारे इशूज आते हैं स्टेट के, जहाँ पे आपको डिफेंड करना होता है। UPSC में इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं होते हैं, तो वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है कि आप किस तरह से उसको समझिए, किस तरह से उसको रिप्लाई करें एज अ सिविल सर्वेंट। तो धनंजय सर ने मुझे आफ्टर इंटरव्यू एक लाइन बोला कि भाई ये बताओ, मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दूं या सच बताऊं? तो मैंने सर को बोला कि सर आप सच बता दो, मुझे सच ही सुनना है, मैं सच सुनने के लिए आया हूँ। तो सर ने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स दिए, अपना पर्सनल नंबर भी दिया कि बात करना कुछ ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पॉइंट्स जब मैंने जाके घर पे उसको सारे पॉइंट्स को मैंने जब रिजॉल्व किया, उस पर सोचा और अपने आंसर्स को डिफाइन किया,
मुझे लगता है वो बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था मेरा। उसके बाद भी मैंने 2-3 और मॉक दिए और वो मुझे बहुत डिफरेंस फील हुआ, और फाइनल इंटरव्यू के लिए मुझे उसने काफ़ी प्रिपेयर किया। सर को मैंने स्पेशली इसके लिए थैंक्स भी किया कि बहुत अच्छा था ये। ओके, सो लास्ट में जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो कि यूपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं? फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि देखिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको आज के टाइम पे हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क करने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतने बच्चे हैं और इतना इनोवेटिव तरीका वो लाते हैं अपने पढ़ने का। आप अगर आसपास में देखेंगे वो बहुत डिफरेंटली बच्चे पढ़ते हैं। तो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, अब क्या है, ये बहुत कॉमन टर्म है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्डवर्क स्मार्ट वर्क। ठीक है, ट्रेडिशनल हार्डवर्क का मतलब ये है कि आप टाइम दे रहे हो, आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो पढ़ने के लिए, और स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप जो टाइम दे रहे हो, क्या वो आप सही डायरेक्शन में दे रहे हो। अब हो सकता है कि आपने बीपीएससी पढ़ रहे हैं, आपने मॉडर्न इंडिया की जगह मिडिवल हिस्ट्री में इतना टाइम दे दिया और उसे क्वेश्चन आ रहे हैं 4, तो ये आपका बहुत ही मतलब नॉट ए स्मार्ट थिंग हो गया। तो आप हार्डवर्क तो कर रहे हो बट आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। तो मैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि पहले आप एग्ज़ाम की डिमांड को समझें। दूसरी चीज़ ये इसको समझें कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको टेस्ट करने के लिए आपको एग्ज़ाम निकालना है। आपको अगर बहुत नॉलेज का वो है और उतना टाइम रहता नहीं है तो आप उसको बाद में फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर टाइम दें, एग्ज़ाम को समझें, उसके ट्रेंड को समझें, और उस लाइन ऑफ थॉट पे आप कंसिस्टेंटली लगे रहें। आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस से कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर किया। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद।